हमारा चैप्टर चल रहा था भारत की जलवायु, यानी कि क्लाइमेट की बात कर रहे थे हम कि इंडिया में क्लाइमेट कैसे कैसे काम करता है, उसके बारे में बातचीत चल रही थी हमारी। तो हमने इसमें जो भारत के क्लाइमेट के अंदर हमने इसकी जो है चार ऋतुएं पढ़ ली थी। सबसे पहले कि कौन कौन सी ऋतुएं हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, जिसके अंदर हमने शीत ऋतु पढ़ा था, ग्रीष्म ऋतु पढ़ा था, वर्षा ऋतु पढ़ी थी और एक शरद ऋतु पढ़ी थी। ठीक है, कौन सी ऋतु में कहाँ कहाँ उच्च दाब कहाँ कहाँ निम्न दाब बनता है, वो चीज़ हमने देखी थी। उसके बाद हमने आगे के कुछ सिद्धांत थे। जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के जो हम सिद्धांत पढ़ रहे थे, ठीक है, तो सिद्धांत में हमने पहला जो पढ़ा था वो था हमारा तापीय सिद्धांत। ठीक है, तापीय सिद्धांत और विश्व पचवा कौन सिद्धांत दोनों हमने पढ़े थे। दोनों सिद्धांत मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, एक ही था कि दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस, दो स्थानों में तापमान का अंतर होता था, उसी अंतर के फलस्वरूप ये मानसूनी हवाएं चलती है। कि जहाँ पर तापमान अधिक है वहाँ पर न्यून दाब होता था, जहाँ पर तापमान कम है वहाँ पर अधिक दाब होता था। अधिक दाब से कम दाब की तरफ जो हवाएं चलती है, जिसकी वजह से ये मानसूनी पवनें बनती थी और समुद्र के ऊपर से बहने के कारण ये अपने साथ पानी साथ लेकर चलती है और वर्षा करती है। तो ये तापीय सिद्धांत और पचवा पवन सिद्धांत हमने पढ़ा था। उसका हम तीसरा सिद्धांत पढ़ रहे थे, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। देखिए, जेट स्ट्रीम के कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि हम इसको थोड़ा बहुत उस दिन पढ़ा था हमने, लेकिन इसका कंसेप्ट समझिए कि जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम जो है वायुमंडल में ऊपर की तरफ चलने वाली हवाएं हैं। जो हम बात करें ऊपर की तरफ का मतलब है जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की निचली परत, यानी कि लगभग 10-12 किलोमीटर से लेकर और 18 किलोमीटर की जो आवरण है उसकी बात करते हैं, वहां पर ये जेट स्ट्रीम चलती है। अब जेट स्ट्रीम वहीं क्यों चलती है, ठीक है, कंसेप्ट समझिए कि जेट जेट स्ट्रीम वहां पर से चलती है कि जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने के बाद में जब वो ऊपर पहुंच जाती है तो वहां पर पहुंचने के बाद ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर जब उसे कोई खाली स्थान दिखता है जहां पर निम्न दाब क्षेत्र बनता है, तो वो उसकी तरफ रन करती है। तो वो रन करने की वजह से वो ऊपर की तरफ ही इधर से उधर मूवमेंट करती है। तो इस ऊपर जो मूवमेंट होता है जेट स्ट्रीम का, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर मानसून सक्रिय करने में ये योगदान देती है। जैसे ये हवाएं मानसूनी हवाओं को आगे खिसकाने में योगदान देती है। हमने बात की थी कि जेट स्ट्रीम कहाँ कहाँ कैसे कैसे चलती है। ग्रीष्म ऋतु की बात की थी, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर ये पूर्व की तरफ से चलती है, वो सॉरी पश्चिम की तरफ से चलती है। ठीक है, और जब हमने शीत ऋतु की बात की तो शीत ऋतु में ये पूर्व की तरफ से चलती है। पूर्व की तरफ से चलने से उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है तमिलनाडु की तट पर। ठीक है, और पश्चिम से ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से चलने के कारण ये दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे धकेलने में योगदान देती है या फिर बारिश करवाती है। तो ये हमने जेट स्ट्रीम सिद्धांत था। ये देखिए, ये है आपके पश्चिमी जो हम बात कर रहे थे जेट स्ट्रीम की, पछुआ जो जेट स्ट्रीम की बात कर रहे थे। ठीक है, पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है वो ठंडी हवा का स्तंभ होता है। ठीक है, और ये हवाओं को आगे की तरफ धकेलता है। इससे सतह पर उच्च भार का निर्माण होता है। जो हम सतह की बात करते हैं निचली सतह पर, उसको क्या होता है, उच्च भार का निर्माण होता है। इस उच्च भार की वजह से जो भारत में हम बात करें तो शुष्क हवाएं चलती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, शुष्क हवा किधर से, हिमालय की तरफ से चलती है और वो किधर चलती है, बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है। और इन हवाओं की वजह से सर्दी की ऋतु के अंदर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है शीतलहर चलती है। जो ठंडी हवाएं चलती है सर्दी के दौरान उसकी बात कर रहे हैं, तो वो शीतलहर चलती है। अब ये जो हवाएं है ठंडी हवाएं, ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद में ये बंगाल की खाड़ी से पानी अपने साथ उठाती है। ठीक है, अपने साथ पानी लेकर जब ये तमिलनाडु में कोरोमंडल तट से गुजरती है तो उस तटीय भाग में काफी भारी बारिश होती है, बाढ़ की स्थिति कर देती है।
वहां पर बारिश करके ये आगे निकल जाती है। तो ये तो था शीतकाल में कि ये किस तरह से योगदान करती है, कि शीतकाल में ये हवाएं उसे मानसून को कैसे प्रभावित करती है, कि ठंडी हवाएं लाती है, फिर जल उठाती है महासागरों से, और उस जल से फिर तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर बारिश करती है। लेकिन गर्मी में अगर बात करें तो पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है, ये भारतीय उपमहाद्वीप पर नहीं बनती है, बहती पश्चिम से है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप पे, क्योंकि हमने बात की थी आईटीसी जेट की, उष्ण अंतराकटिबंधीय क्षेत्र की बात करी थी, कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की वजह से जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर की तरफ चलती है, कि तिब्बत कह लो या अफगानिस्तान चाइना वाला जो क्षेत्र, उस क्षेत्र की बात करते हैं वहां पर चलती है। इसका खिसकाव हो जाता है वो तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर हो जाता है। ठीक है। और ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ये तिब्बत के उत्तर की तरफ चलती है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत के ऊपर चलती है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है। ठीक है, गर्म पूर्वी, पूर्व से चलने वाली गर्म जेट स्ट्रीम चलती है, जिसकी उत्पत्ति का कारण क्या है कि जो तिब्बत का पठार है वो काफी गर्म है और काफी ऊंचाई पर है, तो वहां पर निम्न दाब बढ़ता है, इसकी वजह से ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है। ये देखिए इस तरीके से है पूर्वी जेट स्ट्रीम, कि तिब्बत के पठार पर एक लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब बनता है। निम्न दाब बनने के कारण ये वहां पर एक परिसीमन घड़ी घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमती हुई और फिर पूरब की तरफ यानी कि भारतीय उसमें महाद्वीप में चलती है ये। तो जेट स्ट्रीम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जेट स्ट्रीम भारत में जेट स्ट्रीम जो वर्षा करती है वो केवल शीतकाल में करती है, ग्रीष्म काल में नहीं करती है। ग्रीष्म काल में पूर्वी जो है पूर्वी जेट चलती है, जो कि निम्न दाब से बनती है, और निम्न दाब की वजह से वहां पर क्या है कि वो मानसून को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, तो मानसून को आकर्षित करती है, उधर वो बारिश नहीं कर पाती है। जबकि हम शीतकाल की बात करें, शीतकाल में जो जो जेट स्ट्रीम पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो उस मानसून को आगे धकेलती है, फिर बंगाली खाड़ी से पानी उठाती है और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश करती है। ये देखिए अभी हमने बात करी कि जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है जो तिब्बत के पठार पर जो बना था, उस तिब्बत के पठार पर जो लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब बना था, उस लो प्रेशर की एलपी लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे मैं शो करता हूँ आपको। ये जो आपके एलपी लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लो प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पर तिब्बत के पठार की वजह से, इस लो प्रेशर की वजह से ये हाई प्रेशर नीचे देखेंगे आप, ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर की हवाओं को अपनी तरफ खींचना शुरू करती है। ठीक है। अब इससे ध्यान रखिएगा कि ये जो आपने बड़ी बड़ी रेखाएं देख रहे हैं, ये उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम बड़ी बड़ी जो रेखाएं देख रहे हैं, ये और ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं दोनों आपस में टकराती है, और उस टकराने की वजह से भारत में बरसात होती है। ये देखिए पूर्वी जेट स्ट्रीम चल रही है, ये तिब्बत के पठार के ऊपर, और ये भारतीय उपमहाद्वीप पर इस तरह से सक्रिय होती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून देखिए, इंडिकेट करता हूँ मैं आपको, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं हैं ये इधर चल रही है, और ये पूरी जेट स्ट्रीम इधर चल रही है, दोनों आपस में टकराकर ये बरसात का रूप लेती है। अब देखिए उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण ही अभी हमने बात करी कि उष्ण जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है उसके कारण ही भारत में मानसून पूर्व उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। जो हमने मानसून से पहले की जो चक्रवात की बात करते हैं वो इसी की वजह से आते हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से, और इनकी वजह से क्या होती है, भारी बरसात होती है। अब बात करते हैं भारत को यूएसएसआर द्वारा 1973 ईस्वी में छोड़े गए मौसम उपग्रह, एक मौसम उपग्रह छोड़ा गया था मोनेक्स, इसके आधार पर एक अध्ययन किया और देखा कि जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है न केवल मौसमी है बल्कि अनियमित भी है। ऐसा नहीं है, मौसमी तो है ही कि ये मौसम के अनुसार आती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। अनियमित का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये एक डायरेक्शन आती है, कभी किसी दूसरे डायरेक्शन से भी आ सकती है, या इसका टाइम पीरियड है वो भी फिक्स नहीं है। तो यह जब भारत के ब्रज क्षेत्र में लंबी अवधि तक चलती है तो बाढ़ की स्थिति बनती है। देखिए टाइम लंबा टाइम तक अगर भारत के उस पर रहती है उपमहाद्वीप पर, तो क्या करती है ये, एक दिन बाढ़ की स्थिति, क्यों, क्योंकि चक्रवात आएंगे उसके साथ बारिश आएगी, बारिश की वजह से क्या होगा, आपके बाढ़ की स्थिति बनेगी। ठीक है।
और जब ये हवाएं, ये जो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम वाली की बात करते हैं, ये अगर हवाएं अगर सूखी होती है तो उस समय क्या है, चक्रवात आंधी तूफान तो आता है लेकिन बारिश नहीं होती, तो उस वजह से सूखा पड़ता है। 1966 में जो सूखा पड़ा था, वो सूखा जो है इसी सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया गया। जब इन हवाओं के भीतर ये हवाएं जब ये तब तो आपके क्या होता है, शुष्क होती है तो सूखा पड़ता है, इनमें नमी आर्द्रता होती है, क्या करती है ये, बारिश करती है। सिद्धांत ने पढ़ा कि जेट प्रयोग करती है। मनीषा आपने ऑडियो वीडियो बंद करो। हाँ, 14 मिनट कम से तब जैसे पश्चिमी पूर्वी जेट स्ट्रीम की हमारी सहायता करती है, सहायता तो करती है मानसून में, लेकिन निश्चित नहीं है कि ये कब आएगी कब नहीं, अवधि नहीं है, निश्चित टाइम पीरियड नहीं है। तो इसकी व्याख्या जो हमने की है, जिस सिद्धांत की, कि यहाँ पर इसकी एक आलोचना भी उनकी उभर कर आती है कि साहब ये एक आलोचना है इसकी, कि ये एक न तो पर्टिकुलर टाइम पे आती है, ये किसी एक दिशा विशेष से आती है। ये जब भी सक्रिय होती है, सक्रिय होने के बाद में या तो बरसात कराती है या सूखे की स्थिति उत्पन्न कर देती है जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो इसकी व्याख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो ये हमारा तीसरा सिद्धांत था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सिद्धांत आएगा वो है अल नीनो सिद्धांत। ये है इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो आपका जो आपके बहुत काम आने वाला है। हम सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं, आगे पवन का भी पढ़ा, तूफान की ये होता है, लेकिन उन्होंने तो बात ना करे, मम्मी करेगी। अल नीनो और ला नीनो, ठीक है। अल नीनो एक गर्म जलता है, ला नीनो एक ठंडी जलता है। नीचे हम एक बोलते हैं, आपको समझ में आएगा। क्या आप जो चित्र देखते हैं उसके अंदर आपको ये उत्तरी, देखिए ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। आप इधर ये मीटर तो दक्षिण अमेरिका का ये है अल नीनो नहीं चैनल फ्लोट किया उसे बनती है, ठीक है। और हवा में मैसेज तो ऐसे कॉल आए जो मैं तो जब अल नीनो धारा सक्रिय रहती है तब हमारे यहाँ बारिश जो है वो कम होती है, जबकि ला नीनो जो हमारे सक्रिय रहती है वो क्या होती है, वो हमारी बारिश अच्छी मात्रा में करवाती है। समझिए अल नीनो क्या है, गर्म धारा, गर्म धारा की वजह से यहाँ पर वो निम्न, भी सुबह 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 अबार बार सुबह ही आई 6 बजे। देखो जा मनीषा बेटा अपना ऑडियो बंद करो। अल नीनो धारा जो है वो गर्म धारा है, गर्म धारा की वजह से यहाँ पर निम्न दाब रहता है, और उस निम्न दाब की वजह से भारत में जो मानसून आगे बढ़ता है वो वापस पीछे खिसक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। इसकी वजह से हमारे यहाँ भारत में बरसात नहीं हो पाती। देखिए ये हम जिस पर बात कर रहे थे कि ये यहाँ पर जब उधर अल नीनो धारा सक्रिय है तो इधर हाई प्रेशर बनता है, और जो हवाएं हैं वो उल्टी चलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मानसून कमजोर पड़ जाता है जब अल नीनो धारा सक्रिय रहती है। जबकि ला नीनो धारा है वो एक ठंडी जलधारा है, वो अगर इस क्षेत्र में सक्रिय रहती है तो यहाँ पर ठंडी हवा के कारण यहाँ पर उच्च दाब बनता है, और भारत के क्षेत्र में जो है वहाँ पर निम्न दाब बनता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ला नीनो की वजह से हमारे यहाँ पर बरसात अच्छी मात्रा में होती है। देखिए अल नीनो एक उप सतही सतह के नीचे बहने वाली गर्म जलधारा, अभी हमने बात करी कि क्या है, ये एक गर्म जलधारा, सतह के पास ही बहने वाली गर्म जलधारा है, जो पेरू के तट पर, यानी कि अमेरिका का जो पेरू है, दक्षिण अमेरिका का पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो ये उत्तर वाला भाग, ये दक्षिण वाला भाग, ये उत्तर से दक्षिण प्रवाहित हो रही है।
अलिनो का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था गिलबर्ट वॉकर ने, अमेरिका का विद्वान था, इसने अध्ययन किया था सबसे पहले इसका। तो वॉकर के अनुसार जो है गर्म जल के प्रभाव से जो दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा है, पश्चिम में आपने जलधाराएं पढ़ी होगी, करंट की बात करते हैं, गर्म जलधारा ठंडी जलधारा। तो विषुवत रेखा के सहारे सारे जो गर्म जलधारा चलती है वहाँ का क्या होता है, गर्म जलधारा का तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण ये जो जलधारा है पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, इससे क्या होता है, समस्त जो प्रशांत महासागर है उसका जल जो है गर्म हो जाता है तथा एक वृहद निम्न भार बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब मान लीजिए कि गर्म प्रदेश हुआ तो यहाँ पर जब गर्मी पड़ेगी तो गर्मी पड़ने की वजह से जलधाराएं इस ओर चलना शुरू हो जाती है तथा एक बृहद निम्न भार का निर्माण होता है। जब कभी इस निम्न भार का विस्तार हिंद महासागर के पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र होता है तो ये भारतीय मानसून की दिशा को संशोधित कर देता है। मैंने कहा कि अगर अमेरिका के तट पर अगर गर्मी पड़ रही है, वहां पर निम्न दाब बन रहा है, तो उस निम्न दाब की वजह से जो भारतीय मानसूनी जो पवनें हैं जो भारत की तरफ बढ़ती है वो वापस लौटना शुरू हो जाती है, यानी कि मानसून आने से पहले ही लौट जाता है। तो इस निम्न भार की तुलना में भारतीय जो उपमहाद्वीप है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए अमेरिका का जो तट है यहाँ पर लो प्रेशर निम्न भार बनता है, तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है वहाँ पर हाई प्रेशर जो हम कहते हैं वो बनता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाई, ये हम ये चित्र देखिए कि यहाँ से फिर हवाएं उल्टी चलना शुरू होती है। अगर मानसून कब सक्रिय होगा, जब हवाएं दक्षिण अमेरिका के तट से इधर इस विषुवत रेखा के, ये देखिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं, इस विषुवत रेखा के सहारे सहारे अगर अफ्रीका के तट से टकराकर और फिर भारत की तरफ आती है तो मानसून सक्रिय रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर निम्न बनता है अमेरिका के पश्चिमी तट पर, तो यहाँ से हवाएं उल्टा चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मानसूनी हवाएं लौट जाती है। तो स्थलीय भाग पर जो बना निम्न भार तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर होता है, अतः अरब सागर से के उच्च भार क्षेत्र से हवाओं का प्रवाह दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर की ओर बहने लगता है। जैसा मैंने कहा कि अरब सागर से हवाएं वापिस उधर हिंद महासागर की तरफ लौटना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मानसून कमजोर पड़ जाता है। इससे क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति बनती है। क्या बनती है, इससे सूखे की स्थिति, यानी कि सूखा पड़ता है। तो 1987 ईस्वी में आए भारत में जो सूखा पड़ा था उसको अल नीनो का प्रभाव ही कहा जाता है। आप देखिएगा जब हम हमारे बड़े बुजुर्ग बात करते हैं तो वो एक अल नीनो बोलते हैं, अल नीनो का नाम जरूर याद होगा उनकी कि अल नीनो सक्रिय है। ये जो चक्र चलता है ये हर 5 से 6 वर्ष में चलता है। दक्षिणी दोलन की स्थिति होती है, मैं समझाता हूँ क्या है दक्षिणी दोलन की स्थिति। देखिए इस चित्र को आप ध्यान से देखिए तो अमेरिका और एशिया के बीच में जो ये विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है, कभी यहाँ पर गर्मी पड़ती है इस क्षेत्र में, कभी यहाँ पर जो गर्मी ज्यादा रहती है तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, यहाँ पर कभी लो प्रेशर बनता है। तो इस लो प्रेशर और हाई प्रेशर की वजह से समुद्र का पानी ऊपर नीचे होता है। क्या होता है, समुद्र का पानी ऊपर नीचे, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी बढ़ता है तो ठीक है, एक तरफ कम होता है एक तरफ बढ़ जाता है पानी का घनत्व, तो इसे कहते हैं दक्षिणी दोलन। ये पानी है ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, इसे दक्षिणी दोलन कहते हैं। 1987 में भारत में जो सूखा था वो किसके प्रभाव से आया था, अल नीनो के प्रभाव से। इसके विपरीत अल नीनो जो धारा का प्रभाव मध्यवर्ती प्रशांत तक सीमित रहता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों का मार्ग बाधित नहीं होता, तो भारत में भरपूर वर्षा होती है। अगर मान लीजिए कि ये जो इसका प्रभाव इधर भारत तक न आकर केवल इसी तटीय क्षेत्र पर रहता है, तो ये मान के चलिए कि भारत में मानसून सक्रिय होता है कि यहाँ पर देखिए अल नीनो धारा मौजूद हमेशा रहती है, लेकिन कभी जो है ला नीनो जो दक्षिण से आती है ठंडी धारा, वो अगर इस क्षेत्र में सक्रिय रहती है तो भारतीय मानसून को आगे की तरफ धकेलती है। तो ये दो धाराएं हैं अल नीनो और ला नीनो जो भारतीय मानसून को बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करती है। देखिए अल नीनो जो प्रभाव है, अल नीनो प्रभाव जो हमने अभी देखा पढ़ा, ये भी कंसेप्ट दिया भूगोल वेताओं ने, लेकिन इसकी व्याख्या भी पूर्ण तरीके से समर्थ नहीं है करने में। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे एक साल सूखा पड़ गया दूसरे साल फिर अच्छी बारिश हो गई, फिर सूखा पड़ गया फिर बारिश हो गई। ये कई बार इस तरह के रोटेशन चलता है।
जैसे हम बात करें कि 1875 से लेकर 1985 के बीच में टोटल 43 वर्षों में सूखे की स्थिति आई, ठीक है। तो इनमें से 19 बार तो इन्होंने व्याख्या अल नीनो के प्रभाव से कर दी, लेकिन बाकी टाइम पर किस वजह से वहां पर जो है सूखा पड़ा, उसकी व्याख्या भूगोलवेत्ता भी नहीं कर पाए। तो देखिए ये सारे कंसेप्ट काम करते हैं। हमने अब तक जो जितने भी कंसेप्ट पढ़े उसके अंदर हमने पढ़ा कि सारे कंसेप्ट एक साथ काम करते हैं तो ही भारतीय मानसून सक्रिय हो पाता है। जिसमें हमने तापीय सबसे पहला पढ़ा था, तापीय सिद्धांत था वो था। दूसरा हमने पढ़ा था पछुआ कोण वाला सिद्धांत पढ़ा था, विषुवत रेखा वाला। तीसरा हमने जो पढ़ा वो था हमारा जेट स्ट्रीम वाला, और या फिर हम तिब्बत के पठार वाला सिद्धांत पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अल नीनो और ला नीनो प्रभाव। तो ये सारे कारक एक साथ इफेक्ट डालेंगे तो ही मानसून सक्रिय हो पाता है। अगर ये सारे कारक इफेक्ट नहीं डालेंगे तो मानसून में दिक्कत आती है। देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने कहा था कि मानसून तभी सक्रिय होता है जब उच्च तापमान से वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलती है। अगर उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलती है तो ही हवाएं आगे बढ़ पाती है, नहीं तो नहीं बढ़ पाती है। सारा खेल टेम्परेचर का है, ठीक है। हमने ये जो ला नीनो नीनो प्रभाव पड़ा ये भी तापमान से संबंधित है, क्योंकि अगर तापमान जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर निम्न दाब बनेगा, और जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पर उच्च दाब रहेगा। सारा खेल किसका है, तापमान का। तो ये था आपके अल नीनो ला नीनो का कंसेप्ट। ये तो आपके थी किताबी भाषा जो कि आपके सामने है पीडीएफ के रूप में। लेकिन मेरे कुछ खुद के भी नोट्स बनाए हुए हैं इस बारे में, तो वो पीडीएफ भी मैं आपको एक ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको पढ़िएगा, थोड़ा उसमें से भी आपको अच्छा समझ में आएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं वर्षा के वितरण की। देखिए भारत में जो मानसून सक्रिय होता है या जलवायु की हम बात करते हैं तो ये क्या है कि देखिए वर्षा का वितरण असमान है पूरे भारत में। ऐसा नहीं कि एक जैसे एक समान बारिश होती है, सब जगह अलग अलग बारिश होती है। कि मान लीजिए कहीं पर तेज बरसात हो रही है, कहीं पर कम बरसात हो रही है। हमने जब इससे पहले बात की थी, भारत के 5 हॉट स्पॉट क्षेत्र थे जहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है, जिसमें एक अंडमान निकोबार था, दूसरा भारत का पश्चिमी घाट प्रदेश था, तीसरा छोटा नागपुर का पठार था, तीसरी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ थी, और चौथा हमने पढ़ा था तराई। पांचों पढ़ा था हमने तराई प्रदेश। ये 5 प्रदेश है जहाँ सर्वाधिक बारिश होती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहाँ पर बारिश कम होती है। जैसे हमने पढ़ा विदर्भ का जो क्षेत्र था उसकी बात करते हैं, ठीक है। विदर्भ वाला क्षेत्र या तेलंगाना वाले क्षेत्र, उस क्षेत्र में भी बारिश कम होती है। तो हम बारिश की बात करते हैं तो भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, 125 सेंटीमीटर होती है। भारत की जो औसत वर्षा का जो औसत निकाला गया वो क्या है, वो है हमारे 125 सेंटीमीटर तथा वर्षा का 70% भाग वो हमें केवल मानसून से प्राप्त होता है। और कौन सा मानसून, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो हमारे ग्रीष्म काल के बाद में आता है। यानी कि मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक जो बारिश होती है उसकी बात करते हैं। वो जो मानसून सक्रिय होता है उस मानसून के सक्रिय होने से ही हमारे देश में बरसात की प्राप्ति होती है, बारिश की वजह से हमें पानी प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम उन क्षेत्रों की बात करते हैं जिनमें अधिक वर्षा वाले, जहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है, उन क्षेत्रों की बात करते हैं। तो भारत के वे क्षेत्र जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है, ऐसे 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से, देखिए हमने जो 5 क्षेत्र बात की थी उनमें से 3 ये वो क्षेत्र हैं। पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, यानी कि भारत का जो पश्चिमी जो तटीय प्रदेश है उसमें जो पर्वतीय प्रदेश सह्याद्री पर्वत, उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी ढाल है, वो क्षेत्र उसमें सर्वाधिक बारिश आती है, जिसमें मुंबई भी आता है, ठीक है। वो वाला क्षेत्र आता है, मुंबई नासिक वाला क्षेत्र जो आता है इसमें। तो पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल जो क्षेत्र है उस पर सर्वाधिक बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तरी पूर्वी भाग, जो हमने कीपाकार पहाड़ी की बात की थी, गारो खासी जयंतिया, जो त्रिपुरा मणिपुर को छोड़ दो वो म्यांमार के पास में पड़ता है। उसके अलावा जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। फिर इसके बाद हमने तीसरी बात की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो भी काफी भारी मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है। उसके बाद हम बात करते हैं अति अल्प वर्षा के क्षेत्र। अति अल्प वर्षा के जो क्षेत्र की हम बात करते हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, ये वो क्षेत्र जहाँ पर औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसके अंतर्गत भी 3 क्षेत्र आते हैं प्रमुख रूप से। पहला आपके उत्तरी गुजरात वाला क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान आपको पता मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत कम बारिश होती है।
पंजाब और हरियाणा का दक्षिणी भाग, यानी कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात करते हैं, उस क्षेत्र में सबसे कम बरसात होती है। उसके अलावा हम बात करते हैं पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भाग है वहाँ तो काफी बारिश होती है, लेकिन जो उसका पूर्वी भाग है यानी कि उसका उलट क्षेत्र, जिस पर्वत का विमुख ढाल जिसकी बात करते हैं, तो उस विमुख ढाल पर वृष्टि छाया क्षेत्र जिसमें विदर्भ और तेलंगाना क्षेत्र आता है, वहां पर कम बारिश होती है। ठीक है, उसके अलावा फिर जो तीसरा क्षेत्र आता है लद्दाख, लद्दाख क्षेत्र है कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थल हम उसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो एक शीत क्षेत्र है, शीत मरुस्थल कह सकते हैं उसको, शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर बरसात नहीं होती है, न बर्फबारी होती है, बस वो ऊंचाई पर बसा हुआ है जो वहाँ पर, इसलिए वजह से वहाँ पर ठंड है यानी कि सर्दी है, तो वो एक क्या है, शीत मरुस्थल है। अब देखिए हम मानसूनी वर्षा की बात कर रहे हैं, तो मानसूनी वर्षा में जो है अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता क्यों पाई जाती है, क्योंकि कहीं पर जो है निम्न दाब अच्छा बनता है, कहीं पर नहीं बन पाता है, इस वजह से वर्षा कम ज़्यादा होती रहती है। तो यह विभिन्नता अधिक वर्षा के क्षेत्र में कम एवं कम वर्षा के क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। जहाँ पे बारिश अधिक होती है इसका मतलब वहाँ पर उसमें विभिन्नता कम पाई जाएगी, लेकिन जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पर उसमें विभिन्नता अधिक पाई जाएगी। अब एक वर्ड आता है मानसून का फटना। मानसून का फटना का मतलब है कि जो हम बात करें कि कई बार निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है काफी अधिक मात्रा में, तो उच्च दाब क्षेत्र से हवाएं आती है वहां पर और काफी अचानक बहुत तेजी से बरसात करती है, तेजी से बरसात करती है, गरज आती है, बिजली चमकती है और बहुत तेज बारिश होती है, तो उसको हम कहते हैं मानसून का फटना या बादल फटना। उत्तराखंड में आज से 2-4 साल पहले जब वो बारिश आई थी 2012-13-14 के आसपास ही, तो उस दौरान आपने देखा होगा कि वो एक त्रासदी थी। क्यों? क्योंकि वो बादल फटना कहा गया था कि एकदम से मान लीजिए कि एक तो होता है कि नॉर्मल बारिश जो घंटे भर में 1 इंच 2 इंच बारिश होती है, लेकिन हम एक बात करें कि 1 घंटे के अंदर ही ये बारिश की जो मात्रा है वो तकरीबन 8 से 10 इंच या 15 इंच हो जाए, यानी कि 1 फुट पानी बरस जाए, तो उसे कहते हैं हम बादल का फटना या मानसून का फटना। ये देखिए इस चित्र में आपकी बारिश का स्तर दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी बारिश होती है। ये चित्र में दिखाया गया है, यहाँ डॉट डॉट दिखाया गया है, वहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है, जहाँ पे ये आडी रेखाएं मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ, जहाँ पे ये इस तरह की रेखाएं दिखाई गई है वहाँ पर तकरीबन 40 सेंटीमीटर, यानी कि राजस्थान वाला भाग है, यहाँ पर कम बारिश है। फिर उसके बाद आप देखोगे 40 से 60 जो दे रखी है वो ये वाला क्षेत्र है, इसके अंदर राजस्थान का पूरी भाग आता है, और उसके अलावा आपके उत्तर प्रदेश वाला, बिहार वाला क्षेत्र, नीचे मध्य प्रदेश वाला भाग, ये छत्तीसगढ़ वाला पार्ट ये आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 60 से 100, तो 60 से 100 जो जहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये नीचे तेलंगाना आंध्र वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बात करते हैं। फिर उसके बाद 100 से 200 सेंटीमीटर ये गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात करते हैं, जहाँ पर छोटा नागपुर का क्षेत्र में पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये छोटा नागपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपके 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती है। और फिर 200 से 400 सेंटीमीटर बरसात जो आप देख रहे हैं ये तटीय क्षेत्र, ये जो तटीय क्षेत्र है, इन तटीय क्षेत्रों में कितनी 200 से लगभग 400 सेंटीमीटर बरसात होती है। ठीक है,